क्या फेयर है कि जो आर्टिस्ट है वो लॉन्ग रन में नहीं जा पाता? सबसे पहले तो देखो, मेहनत जो है ना, जो इंसान मेहनत करेगा वो आज नहीं तो कल आगे आ ही जाएगा। 4-5 साल की उम्र में मैंने पापा से तबला सीखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करते करते मम्मा से वोकल सीखे। बिस्मिल्लाह खान साहब जब 90 की उम्र क्रॉस कर गए थे, जब बेड रिडन थे, तब उन्होंने बोला कि अब संगीत की थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई थी, तो हम जाने की उम्र आ गई। सबसे पहले तो हम बात करें अमृतसर शहर की, जो मेरा अपना शहर है। अमृतसर एक बहुत ही रिच कल्चर वाला शहर, चाहे आप म्यूजिक ले लीजिए, चाहे हेरिटेज ले लीजिए, चाहे कोई भी आर्ट ले लो। हमारे यहाँ से कितने सारे एक्टर्स निकल गए हैं, सिंगर्स निकल गए हैं। जैसे कुछ आसमान साहब ने एक बार गाने में बोला था कि नशे आने पड़ते पंजाबी को गुरु कर, तो काइंड ऑफ रियलिटी है इस टाइम पे। जितना ज़्यादा नशा पंजाब में हो चुके हैं, तो आई थिंक जितना ज़्यादा आर्ट की तरफ वापस आएंगे, जितना ज़्यादा इंडल्ज हो सकते हैं ये यूथ एक्टिविटीज़ में, उतना वैसे ही बेहतर होगा बिल्कुल अमृतसर के लिए। सीज़न 2 का पहला एपिसोड, और शायद इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उन्होंने ना कि खुद, उनके स्टूडेंट्स ने भी नेशनल टेलीविज़न पर अमृतसर का नाम बहुत रोशन किया है। तो सीज़न 2 की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं दिपिन राज सर का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच सर, आज अपना प्रीशियस टाइम पहले तो देने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज के सीज़न के लिए। एक तो वैसे ही अगर कोई आर्टिस्ट आता है तो जो एनर्जी और वाइब बनती है एपिसोड की, पॉडकास्ट की, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने शहर में एज ए गेस्ट बन के आना और एक पॉडकास्ट करना, ये अपने आप में बहुत एक खुशी की बात है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले टाइमलेस अमृतसर का, कि उन्होंने मुझे याद किया और मैं हमेशा उनकी सेवा में हाजिर। एंड आई थिंक ये भी बहुत बेहतरीन है कि अमृतसर में डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं। पॉडकास्ट का कल्चर है नहीं, बट वी आर ट्राइंग की डेवलप हो, और अमृतसर को पता लगे कि कितने जेम्स जो है वो अमृतसर में छिपे हुए हैं। सर, आपका म्यूज़िक से नाता तो बहुत पुराना है जी, और क्लासिकल म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पंजाब में जो है वो डिप आया है रिसेंट टाइम्स में, और रैप कल्चर या वेस्टर्न कल्चर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो आपका क्या टेक है इसको? देखो, इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पब्लिसिटी जैसे बाकी संगीत की करते हैं, लाइक पॉप म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक, रैप म्यूज़िक, सब ठीक है हर ओकेजन के हिसाब से। अब हम किसी शादी पे जाएंगे, वहाँ पे क्लासिकल नहीं चलाएंगे, पर जब हमें डांस करना तो हमें पॉप म्यूज़िक का ही सहारा लेना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो मुझे लगता है कि जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी ग्रामर है, जो हमारे जो शास्त्रों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसमें से शास्त्रीय संगीत भी एक है, क्लासिकल म्यूजिक जिसको हम बोलते हैं। इसका प्रचार और इसका प्रसार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको पहले रखना चाहिए, बाकी चीज़ों को बाद में। बट हो उल्टा गया, शास्त्रीय संगीत को सबसे पीछे धकेल दिया गया और बाकी चीज़ों को आगे कर दिया गया। तो मैं भी इस वजह से जो आना वो जेन्युइन भी है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शायद जो यूथ है उसका एक इंटरलिंक कह सकते हैं कहीं ना कहीं आजकल शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल के साथ कम हो गया है। वही है कि जो लोग देखते हैं उसी अकॉर्डिंग से उस चीज़ को परसीव करते हैं और वही करने की ट्राई करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो क्लासिकल फिर से दोबारा अपनी रूट से जुड़े? हाँ बिल्कुल, इसके लिए जो मेरा एक प्लान है, या जो मैंने सोचा कि इस तरीके से करेंगे तो मे भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए। सबसे पहले तो जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट आधे घंटे का, चाहे 40 मिनट्स का, डेली बेसिस पर जो वहाँ के टीचर्स हैं उनसे, या अगर नहीं तो बाहर हम मेरे पास आए या मैं उनके पास जाऊँ, हम एक बैठ के मीटिंग करेंगे, सो दैट कि वो आधा पौना घंटा जो हम एक शास्त्रीय संगीत के बारे में सिर्फ बातचीत करें, उनको सिखाएं मत, उसके बेनिफिट्स, उनको थोड़ी सी साधना थोड़ा सा मतलब यही करवा देंगे ना, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चों में वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि हर बच्चा गाए, हर बच्चा संगीत करे, हर बच्चा क्लासिकल करे या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाए। आई वांट कि एक अच्छा लिसनर बन जाए कम से कम। अगर वो अच्छा लिसनर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, एक समाज अच्छा हो जाएगा। तो ये सबसे पहले स्कूल्स, उसके बाद जो अकेडमीज़, वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनको चाहिए कि छोटे छोटे वर्कशॉप्स करें म्यूज़िक के, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में,
पब्लिक प्लेसेस पे शास्त्रीय संगीत को बजाया जाए, जो हम जैसे मॉल्स में सुनते हैं, दिन में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अगर मॉल में शास्त्रीय संगीत बजा दिया जाए, एटलीस्ट वो कान में जाएगा, तो उससे एक वाइब्रेशन एक शहर में क्रिएट होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जिसके साथ हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। और आई थिंक जब हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो एक जो दिल को सुकून मिलता है, शायद कहीं ना कहीं वेस्टर्न के साथ वो सुकून नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट शोज़ पर जो है वो अमृतसर का नाम रोशन किया है। जी। आप द म्यूज़िक रूम में अपनी एकेडमी में ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हो कि, क्योंकि कहते हैं कि अर्जुन जैसा शिष्य तो होना ही चाहिए, बट गुरु भी द्रोणाचार्य जैसे होने चाहिए। तो आप क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हो कि जो इतनी प्योर क्लास है वो निकल कर जा रही है अमृतसर से? सर डिफरेंट कुछ नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए एक टीचर को। और मैं खुद एक गुरु शिष्य परंपरा में बंध के सीखा हूँ, मेरे गुरु जी पंडित मणि प्रसाद जी। तो मैंने जिस तरह से अपने गुरु जी से तालीम ली है, वो सच्चाई अगर उस सच्चाई से अगर मैं अपने शिष्यों को सिखाऊं तो वो सच्चाई उनमें झलकेगी, और उसी सच्चाई के बेसिस पे वो लोग आज बॉम्बे में या कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अब इस बात का एक किसी और बात से भी मैं लिंक करना चाहूँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट है ना, वो अच्छे और डिजर्विंग क्लासिकल आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं कर रही। लाइक पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो राजा होता था ना, शास्त्रीय संगीत सिर्फ महलों में होता था। राइट। राजा जो है वो ही सुनता था, और जो वहाँ के जो म्यूजिशियंस होते थे, राजा उनकी पूरी टेक केयर करता था, उनका खाने पीने की व्यवस्था, उसके परिवार का पालन पोषण, सैलरी, तो वो निश्चिंत होकर सिर्फ रियाज करता था और सिखाता था। रॉयल चीज़ मानी जाती। हाँ जी, क्लासिकल का मतलब एक क्लास के लिए, नॉट फॉर द मास। अभी क्या है, वो राजा वाली जो सिचुएशन है वो हमारी गवर्नमेंट के पास है। राइट। अगर वो क्लासिकल म्यूजिशियंस को सपोर्ट करे कि आप बेफिक्र होके अपनी संस्कृति को बांटिए, आपका जो भी खर्चा पानी या जो भी है वो बाकी यूटिलिटीज हम ध्यान रख लेंगे, तो एक कलाकार भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को बांटेगा। अभी ये प्रॉब्लम है कि सबको पैसा भी कमाना है। राइट। तो पैसा कमाने के चक्कर में लोगों में ईमानदारी चली गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा या मैं सबसे अच्छा सिखाता हूँ। हाँ, मेरी कोशिश ये है कि चलो मेरे पास बहुत सारे बच्चे फ्री भी सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट हाँ मेरी कोशिश है कि मैं म्यूज़िक का प्रचार करें, खुद की बजाय म्यूज़िक का प्रचार। तो संगीत का जब प्रचार होगा तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर का भी प्रचार होगा स्टूडेंट्स पर। सर हम शोज़ की बात कर रहे हैं, आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, काफ़ी शोज़ थे काफ़ी लॉन्ग टाइम से। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। एक तो कि पहले क्या होता है कि कई जो प्रोसेस है, कई लोग प्रोसेस से डर जाते हैं। मैं अगर म्यूज़िक की बात ना करूं, ओवरऑल आर्ट की बात करूं, तो बहुत लोग जो हैं वो अपने आर्ट को छोड़ कर, ये मैंने देखा है, हम ओपन माइक इवेंट करवाते हैं, देखते हैं कि कई बहुत ही बेहतरीन ऐसा आर्ट होता है कि लगता है यार ये तो बहुत दूर तक जाएगा, बट काइंड ऑफ वो कहीं ना कहीं फिर जो रेगुलर एक्टिविटीज़ में उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। और सिंपल भाषा में कि क्या फेयर है कि जो आर्टिस्ट है वो लॉन्ग रन में नहीं जा पाता? और बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो देखो मेहनत जो है ना, जो इंसान मेहनत करेगा वो आज नहीं तो कल आगे आ ही जाएगा, चाहे उसके अंदर जितनी मर्जी पॉलिटिक्स हो, जितना मर्जी अनफेयर डिसीजंस उसको कई बार फेस करने पड़ते हैं कॉम्पिटिशन्स में। बट एट द सेम टाइम आज के यूथ के पास ना एक कंपटीशन की जो जिसमें लगी हुई ना, उसका बहुत प्रेशर है। अगर आपके कॉम्पिटिटर आपके साथ जो भी लगे होंगे, या आप कहिए कि अगर मैं ही मान लो अगर मुझे किसी कंपटीशन में जाना है, बट एट द सेम टाइम मेरे को अपने बिल्स भी पे करने हैं, मेरे पास स्टडी का भी प्रेशर है, मेरे को फैमिली प्रेशर भी है कि ये कौन सा करियर तुमने चुन लिया, इसके अलावा जितनी ऑप्शंस हैं। तो एक एज बीइंग अ टीचर मेरे पास बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ये डिस्कस करते हैं कि जो कि बहुत अच्छा म्यूजिकली दे आर वेरी टैलेंटेड, लाइक आप किसी भी एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो फेयर है वो हारने के फेयर से ज़्यादा जो सोसाइटी आपको एक पीछे अगेन पुल करती है ना, बिकॉज म्यूज़िक को आज भी कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रोफेशन नहीं लोग मान के चलते, म्यूज़िक या किसी भी आर्ट को। तो एक सोसाइटी ने प्रेशर बना के रखा हो, सबसे पहले तो पेरेंट्स,
कि ठीक है तो गा तो रहा है बट इसके अलावा कोई अपना अर्निंग का सोर्स, तो बच्चा उसी में फंसा रहता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। यस तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग रीज़न कि बच्चा मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो फेयर में ही रहता है। 3 बार ही हार गया एक कंपटीशन में से, तो चौथी बार वो प्रयास करने की उसमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने हालातों से जूझ रहा होता है। सो ये एक रीज़न है। और आपने बात की पॉलिटिक्स जो अब होनी, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, मैं रिसेंटली सोनू निगम सर और सुनिधि चौहान मैम ने भी रिसेंटली ये बात कही कि रियलिटी शोज़ जो पहले होते थे और अब होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। पहले शायद जो ट्रांसपेरेंसी होती थी वैसी ट्रांसपेरेंसी के साथ अब जो शोज़ है वो नहीं होते। तो आपका इस पर क्या टेक है? थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये, बट सेकंड जो मेरा इसका क्वेश्चन है कि हम क्या देखते हैं, शायद ये इससे रिलेटेड ही हो कि कई सिंगर्स जो रियलिटी शोज जीतते हैं, अब तो एक रियलिटी शोज इतने ज़्यादा हो गए हैं, सिंगर्स भी ऑब्वियसली उतने ही निकल रहे हैं, बट काइंड ऑफ दिखते ही नहीं है बाद में कि कहाँ शो जीता और उसके बाद वो कहाँ गए। म्यूज़िक में अगर शायद बॉलीवुड में बात करें तो 10-12 रिसेंट साल में एक शायद अरिजीत सिंह ही ऐसे सिंगर हैं जो कंटिन्यूसली सस्टेन होकर चल रहे हैं, अदरवाइज सिंगर कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियलिटी शोज़ के में जो आपने बोला पॉलिटिक्स कह लो या जो मर्जी इसको कह लो, पहले ये जो सारेगामापा जो पहले चलता था, आज से जब सोनू निगम खुद होस्ट थे, उसके बाद मेरी आवाज़ सुनू करके जिसमें सुनिधि चौहान जीती है, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स बहुत फेयर। उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो इतना कमर्शलाइज नहीं था ना, उसमें वोटिंग सिस्टम होता था, ऑन द स्पॉट आपको जजमेंट मिलती थी और बहुत फेयर जजमेंट मिलती थी। उसके बाद जब वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये बीच में इन्वॉल्व हो गई, फिर टीआरपी का चक्कर हो गया, टीआरपी के चक्कर में वो फिर थोड़ा सा ग्लैमर इसमें ऐड हो गया, मसाला ऐड हो गया, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आर्ट था वो बहुत पीछे रह गया और लोग बजाय सिंगिंग पे काम करने के बजाय अपने लुक्स पे काम करना शुरू हो गए, अपने ड्रामेबाजी पर काम करना शुरू हो गए, बिहाइंड स्टोरी पे ज़्यादा काम कर। यस, सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और मैंने क्या बोलना है, ये मेरे से पहले बहुत सारे सिंगर्स जो सोनू निगम जैसे, अमित कुमार जी और जितने बड़े बड़े सिंगर्स सब रिवील कर चुके हैं। रियलिटी शोज़ अब रियलिटी शोज़ नहीं है, वो सिर्फ एक जैसे हम लोग एक डेली सोप्स हम देखते हैं, वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया। एंड क्या कारण है? शायद यही कारण है कि उस काइंड ऑफ टैलेंट को इन्हांस किया ही नहीं जाता, बिल्कुल, कि वो जाके बॉलीवुड में या लाइव शोज में उस हिसाब से सस्टेन कर पाए खुद को। बिल्कुल यही कारण है। आई गेस इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आपके पास आजकल कितने सारे सोर्सेज हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप अपना चैनल बनाइए और देखो ऐसे कितने सारे, जैसे वो सनमपुरी है, वो कवर सॉन्ग्स कर करके बॉलीवुड में एंट्री, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं। मतलब वही मैंने जैसे पहले बोला कि अगर आप अच्छे हो, अगर आपने मेहनत करी होगी तो एक ना दिन आगे आ ही जाओ। और आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का राइज अब धीरे धीरे जो है वो ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है। और एक टाइम पे कहते थे कि शायद कमर्शियली उतना पैसा या सक्सेस ना मिले, बट आई थिंक अब वो भी चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। बिल्कुल हो रही। आपका इंडिपेंडेंट सीन में कोई फेवरेट सिंगर या कोई फेवरेट बैंड? बहुत सारे हैं एक्चुअली। अभी रिसेंटली तो कुछ मेरे को इतना पसंद नहीं आ रहा। रीजन बिंग अभी वही चक्कर हो गया इसने भी कि ज़्यादा ग्लैमर, हमारा म्यूज़िक बहुत ग्लैमरस होता जा रहा है, म्यूज़िकल कम होता जा रहा है। बट बहुत सारे ऐसे पुराने बैंड्स हैं और बड़े इंडिपेंडेंट सिंगर्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मेरा खुद का भी एक फ्यूजन एल्बम आया था उस्ताद राशिद खान साहब के साथ और जॉर्ज ब्रिक्स इनके साथ। तो आई यूज़ टू लिसन ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक्स। मैं ये नहीं कि अगर मैं शास्त्रीय संगीत करता हूँ तो मैं यूरोपियन म्यूज़िक भी सुनता हूँ, मैं टर्किश म्यूज़िक भी सुनता हूँ, पर्शियन भी सुनता हूँ। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि बैंड्स फेवरेट है या कुछ ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब इन्फिनाइट। सो मैं एक दो का नाम लेके उनको बाकियों को नाराज़ नहीं करना चाहता। परफेक्ट। एंड सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे म्यूज़िक से ये प्यार जुड़ा? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब प्यार हो इन चीज़ों के साथ फिर ही जो है बंदा इतना आगे जा सकता है। मेरी जर्नी जो मेरे पैदा होने से पहले शुरू हो गई थी, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे मदर, वो शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वो बहुत अच्छा गाते हैं, सितार उन्होंने बजाना सीखा, कथक के बहुत अच्छे गुरु है वो। और तो जब मैं पेट में था तो वही वो जो श्रुतियाँ कानों में मेरे मम्मा की आती थी वो मेरे तक पहुँचती थी। तो इसलिए मेरे जन्म होने से पहले ही मैं एक संगीतकार
बनते हैं। बना नहीं था, मतलब मेरे कान में संगीत आना शुरू हो गया था। संगीतकार तो मैं अभी खुद को भी मानता नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मेरे पापा, हम मतलब फादर मदर इसी फील्ड में है, मेरे दादाजी, और उनसे जो जीन्स मेरे में ट्रांसफ़र हैं उसकी वजह से मैं एक म्यूज़िक फैमिली में क्योंकि मेरा जन्म हुआ। फिर 4-5 साल की उम्र में मैंने पापा से तबला सीखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करते करते मम्मा से वोकल सीखे, और आज तक मैं अभी सीख ही रहा हूँ, उनसे भी सीख रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं पंडित मणि प्रसाद जी से, जो किराना घराना के बहुत बड़े उस्ताद रह चुके हैं, उनसे मैंने 20 साल शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली। बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटका, आसाम, ज़्यादा गुरु जी जाते हैं। फिर अभी तक मेरा सफ़र संगीत का चल रहा है। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि अभी भी आप सीख रहे हैं। जी, काइंड ऑफ मैसेज आई थिंक दे सकते हैं यूथ को। आजकल देखते हैं कि 18-19 साल के बच्चों को भी लगता है कि मुझे सब आ गया, जी, लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो गया, अब और क्या रह गया है सीखने को, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो आई थिंक बहुत ही एक बुरी काइंड ऑफ चीज़ कह सकते हैं कि यूथ में आ गई है कि एक सेल्फ ईगो, आई थिंक कॉन्फिडेंस होना इज़ गुड, बट जो सेल्फ ईगो है ये कहीं ना कहीं आपको ख़त्म कर। मैं बहुत हैरान होता हूँ, आप यूट्यूब खोलें या इंस्टाग्राम खोलें तो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ज्ञान दे रहे होते हैं। वो जो खुद एक गुरु से सीख के आते हैं, मेरे को लगता है शाम को रियाज करके अगले दिन उसी का वीडियो बना देते हैं कि सरगम ऐसे गा रही हैं, ये राग ऐसे है, ये बंदिश ऐसे है। और मैं इतना हैरान होता हूँ कि मैं ये नहीं कहता मैं बहुत सीखा हूँ, मेरे से बहुत आगे दुनिया बैठी, बट इतना सीखने के बाद भी, जब मोर देन 30 years ऑफ लर्निंग, मैं कभी भी इस बात पे खुद पे मेरे पर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं एक अच्छा गुरु हूँ या मैं एक अच्छा टीचर हूँ। मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, और मैं वो शागिर्द हूँ, मैं वो स्टूडेंट हूँ जो मेरे बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे है। मैं खुद को कभी टीचर नहीं बोलता, ना मैं मानता हूँ कि मैं गुरु हूँ, क्योंकि गुरु एक अवस्था है, वो एक शख्सियत नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे हूँ बस, और वो स्टूडेंट हो जो जिसको देख के मेरे को बाकी मेरे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। पर जो आजकल के 18-19 साल के बच्चे इतना ज्ञान पेल रहे हैं कि आप पूछो ही मत। उनको देख के उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। या तो उनको अच्छा गुरु नहीं मिला, तो या शायद वही आपकी बात के ईगो, सेल्फ ईगो काइंड ऑफ ज़्यादा आई थिंक। और शायद ये चीज़ जो है अभी पता नहीं लगती, बट 5 साल 7 साल बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं पीछे रह गए इस चीज़ के अकॉर्डिंग। अभी तो बड़ा अच्छा पॉडकास्ट जा रहा है ऑनेस्टली। और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारी ऑडियंस में से कोई पॉडकास्ट सीख रहे हैं जो एस्पायरिंग सिंगर है, चाहे वो वेस्टर्न में जाना चाहता है, चाहे वो क्लासिकल में जाना चाहता है, अब जैसे आपने कहा कि आप घराने से ही एक ऐसे थे जहाँ पर आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत पता लगे कि क्या करना है, अब जो नॉन सिंगिंग वाले घरानों से आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे उन्हें शुरू करना चाहिए, क्या जर्नी रहेगी? सबसे पहले तो उनको देखना पड़ेगा कि उनको करना क्या है, क्योंकि हर आदमी सिंगर बनना चाहता है। मेरे पास बच्चे आते हैं, उनका गला अच्छा नहीं होता बट म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छी होती है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई साज, कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो। अगर वो भी नहीं तो म्यूज़िक प्रोग्रामिंग आजकल सबसे ज़्यादा इन है, आप म्यूज़िक बना सकते हैं। हर इंसान सिंगर नहीं बन सकता। अब देखिए आप, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल शंकर महादेवन, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, मतलब पार एक्सीलेंस। कितने गाने उन्होंने खुद बना के खुद नहीं गाए, राइट, वो दूसरों से गवाते हैं शंकर एहसान रॉय के बैनर में। तो पहले तो बच्चों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अच्छे सिंगर हैं कि नहीं, या अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरा नुकसान तो नहीं होगा, फिर टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। सेकंड स्टेप, एक अच्छा गुरु ढूंढे। तो सबसे मेन पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लैक करते हैं, लोग उनसे सीखने चले जाते हैं जो अच्छा गाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा गाए वो अच्छा गुरु भी हो, वो सिखाए भी। सो सिंगिंग मतलब परफॉर्मेंस एंड टीचिंग ये पैरेलल है, बट ये एक नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अच्छे गुरु भी होंगे और अच्छे गवैये भी होंगे या अच्छे आर्टिस्ट भी होंगे। तो वो एक समझ होनी, वहाँ पे वो डिसीज़न आपकी लाइफ चेंजिंग, लाइफ टर्निंग हो सकता है। अगर आपका गुरु अच्छा मिल गया तो आपको अर्श से फर्श, अगर गुरु खराब तो फर्श से अर्श। तो ये उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद तो जो है तालीम, जो लेसन्स हैं उसका घंटों रियाज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज लेसन रट लिया, वो रटने से नहीं होता, उसको साधना पड़ता है। अब राम 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 हम करते रहते हैं, बचपन से करते हैं, बट जब बुढ़ापा आता है तब लगता है यार अभी तो कुछ दिखना शुरू हुआ, तो अब जाने की उम्र है। तो सेम संगीत में भी है।
सारेगामापा धा निसा, बिस्मिल्लाह खान साहब जो भारत रत्न, बिस्मिल्लाह खान साहब जब 90 की उम्र क्रॉस कर गए थे, जब बेड रिडन थे, तब उन्होंने बोला कि अब संगीत की थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई थी तो हम जाने की हमारा भी। तो अगर इतने दिग्गज लोग, भारत रत्न, इतने बड़े उस्ताद ये बोलते हैं, तो ये जो आजकल के बच्चे, इनको तो ज्ञान पेलना बंद कर देना चाहिए। सो हर स्टूडेंट को पहले अच्छा गुरु बोलना चाहिए, अच्छा गुरु मिल जाएगा, फिर वो एकदम निश्चिंत होकर उसकी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। और लॉन्ग प्रोसेस भी है, बहुत लॉन्ग है ये एक जन्म का काम ही नहीं है। 7 सुर और 7 जान, एक जन्म में 1 सुर। और आजकल की यूथ तो इतनी इम्पेशेंट है कि 7 दिन में ही आज हाँ ना, क्योंकि गुरु इम्पेशेंट है। अगर गुरु धैर्य रखने वाला होगा तो अपने शिष्यों को भी वही सिखाएगा। सिर्फ हम स्टूडेंट को नहीं कोसेंगे, मैं अपन टीचर्स को भी क्रिटिसाइज करता हूँ जो स्टूडेंट को अंधकार में रखते हैं। सर आपने बात की कि गुरु का इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और आपने बात की म्यूज़िक प्रोग्रामिंग की भी, म्यूज़िक कंपोजिशन की भी, जो आज के टाइम में आई थिंक अब धीरे धीरे जो है, जैसे एक नाम ना बहुत आ रहा है रिसेंट टाइम्स में साउथ इंडस्ट्री से, अनिरुद्ध जी। आई थिंक वो खुद नहीं इतना गाते, बट जो वो म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं वो चार्ट बस्टर ही है, सारे सुपर हिट ही हैं। तो आई थिंक ये लाइन भी अब आर्ट फ्रॉम सिंगिंग जो है वो बच्चों को देखनी स्टार्ट करनी चाहिए कि म्यूज़िक कॉम्पोजिशन में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत स्कोप, अगर हम प्रॉपरली उसे कर पाएँ तो। बिल्कुल। पहले ज़माने में आप देखिए, जब हम अगर घर पे कैसेट्स हों पुरानी, या इवन यूट्यूब पे भी, एक गाना, आजकल क्या है, एक गाना एक ही आदमी कर रहा है, सिंगर भी वही है, लिरिसिस्ट भी वही है, म्यूजिक कंपोजर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है। पहले लिरिसिस्ट अलग होते थे, सिंगर अलग होते थे, म्यूजिक डायरेक्टर अलग होते थे, म्यूजिक कंपोजर अलग होते थे। तो 4 ब्रेन्स मिलके एक गाना बनाते थे, तभी आज तक वो पुराने गाने इमॉर्टल है। ट्रू। आजकल एक ब्रेन सारे काम करेगा वो पॉसिबल नहीं है, मतलब एक्सेप्शंस आर देयर, ऐसा नहीं है, बट जितना आप बांट के, आप एक स्ट्रीम में, अब एक डॉक्टर MBBS के बाद जब स्पेशलाइजेशन करता है, राइट, वो इसलिए करता है कि उसको दूसरा डिपार्टमेंट ना संभालना पड़े, उसके स्पेशलाइजेशन कोई और ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये भी एक स्टडी है। अगर हम उसको टेक्निकली पढ़ाई की तरह करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, तब आज के गाने भी इमॉर्टल हो जाएंगे। आजकल के गानों की लाइफ भी इसलिए कम है, लाइफ भी बहुत कम है। रिसेंटली हनी सिंह कह रहे थे एक पॉडकास्ट में कि हम इंस्टा पे एक गाना ट्रेंड में आता है, हम उस गाने को 2 महीने 3 महीने रील्स में सुनते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें गाने का पता होता है बट सिंगर का नाम तक नहीं पता होता कि वो लाइफ ही जो है स्पैन ही बस इतना रह गया कि 2-3 महीने वो ट्रेंड होगा रील्स में, उसके बाद जो है बिल्कुल ठीक खत्म हो जाता है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इमॉर्टैलिटी आई थिंक शायद अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो लेगेसीज बनाकर गए अपने टाइम में, क्या उसके लिए सादगी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ऑनेस्टी इम्पोर्टेंट है? देखो, ऑनेस्ट तो आजकल के भी लोग हैं। ऑनेस्टी किस बात की हम बात कर रहे हैं कि पहले के लोग ना अपने लिए गाते थे, पहले वो खुद को राज़ी करते थे, अपने आसपास वालों को राज़ी करते थे। आजकल हम म्यूज़िक कंपनीज को राज़ी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आजकल के लोग को वो चाहिए जो किक, इसको हम बोलते हैं, नशा करने के बाद म्यूज़िक सुनते हैं। पहले म्यूज़िक सुन के नशा होता था, कल म्यूज़िक की नशा होता था। हाँ, नुसरत साहब की आपने बात करी, मतलब उनके जैसा कंपोज़र, सिंगर, मतलब आप जब भी सुन लो तो एकदम से वो कनेक्शन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी इबादत, वो 24 घंटे में 20-20 घंटे रियाज करते थे और सिर्फ अपने लिए या ऊपर वाले के लिए गाते थे। तो वो आपकी जो संगीत में बाबत है, जिसको हम असर बोलते हैं, तो उस चीज़ का असर जो है वो आपके रियाज से आएगा, वो मशीन्स में से नहीं आ सकती। उनका म्यूज़िक ऑर्गेनिक था, सिर्फ तबला, हारमोनियम, ये 2 साज़ों पे उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया। आजकल हम लोग 120 ट्रैक्स, 150 ट्रैक्स का एक गाना, तब भी फ्लॉप। तो इबादत, रियाजत और उसके बाद सेल्फलेस होकर आप ऊपर वाले के लिए अपने लिए गाइए। और आई थिंक लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया है। स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हम क्या देखते हैं कि हर किसी का थिंकिंग ये है कि 5 से 6 लाख वो लगा कर एक एल्बम निकालेंगे, अगर उसमें से एक गाना भी चल गया तो कुछ नहीं है तो कनाडा का टूर तो मिल ही जाएगा। तो उनके अब प्रोडक्ट बन चुका है, एक प्रोडक्ट बन चुका है। तो प्रोडक्ट कभी फेल होता है, कभी चल जाता है और उसकी लाइफ भी कम होगी। अब वो गाना प्रोडक्ट नहीं है असल में।
ये प्रॉब्लम। और आई थिंक अब पंजाब में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गई है कि पंजाब क्या मतलब ऑलमोस्ट अभी ये वायरस फैल चुका हुआ है। एंड सर आपने भी बहुत सारे ऐसे राग हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें एक कह सकते हैं ना कि नीश कैटेगरी में आपने उस चीज़ को इन्वेंट किया है, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को उसके बारे में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम है ध्यान वीणा। तो ध्यान वीणा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सरोद, सितार एंड गिटार। ओके। ये तब की बात कर रहा हूँ जब इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट था मतलब हमारे तक नहीं पहुँचा था, और तब मेरी उम्र अराउंड 13 साल थी। तो घर पे एक पापा का गिटार पड़ा हुआ था, तो घर पे कोई नहीं था, तो मैंने ऐसे गिटार पकड़ के उसमें राग बजाने शुरू करे। तो वहाँ से एक आइडिया क्लिक हुआ मेरे माइंड में कि मैं क्यों ना एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाऊँ जो किसी ने आज तक ना बजाया हो। फिर बुक्स होती थी घर पे, क्योंकि पापा प्रोफेसर रह चुके, तो उनकी किताबें, मम्मी की किताबें, मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी कि सितार में क्या टेक्निकलिटीज़ यूज़ होती हैं, सरोद में क्या होता है। फिर गिटार तो सामने था ही, तो वहाँ से एक आइडिया मैंने क्रिएट किया कि क्यों ना गिटार का वज़न बढ़ा दिया जाए, और उसमें जो पर्दे होते हैं जिसको हम फ्रेट्स बोलते हैं उसको भी इंक्रीज़ कर दिया जाए, और जो तारे हैं उनका साइज़ भी थोड़ा सा मोटा किया जाए। फिर वो जालंधर में एक गुरदयाल सिंह करके बहुत नामवर सितार मेकर अंकल थे, फिर उन्होंने यहाँ पे अमृतसर में बताया कि आपके हम शहर में एक बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट मेकर हैं, उनसे बात कीजिए। तो वो साज फिर ऐसे बना, और उसके बाद मुझे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिला, गोल्ड मेडल भी मिला। और फिर ये नया साज जो मैंने बनाया ध्यान वीणा के नाम से। लोग मुझे पूछते हैं कि आपने ध्यान वीणा क्यों चुना, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने चुना कि मैं ध्यान वीणा बजाऊं। वो मेरे थ्रू वो इजाद हो रहा था, वो भी मेरी क्रिएटिविटी नहीं है, वो उसकी क्रिएटिविटी है। आजकल तो गिटार ही रह गया, आई गेस। सब 10 में से वो लोग जो है वो म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, उनका गिटार ही प्रेफरेंस है। गिटार क्योंकि बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। हमारे पंजाब में गुरबानी संगीत में कितने अच्छे अच्छे जो तंती साज हैं, इसराज हो गया, तार शहनाई हो गई, फिर सरहंदा, ये सब लोग भूल चुके हैं। रबाब अब थोड़ा सा दोबारा से ट्रेंडिंग में आ रहा है, वो भी सिर्फ गुरबानी संगीत में। और सरोद अभी मैंने रिसेंटली बजाना शुरू किया। सरोद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, और कैलकाटा में लोग बजाते हैं, बॉम्बे में, पुणे में बजाते हैं। पंजाब में आई एम द ओनली वन हु इज प्लेइंग सरोद। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप को इंडल्ज रखूँ नई चीज़ों में, और बस लर्निंग प्रोसेस मेरा वो वाईफाई ऑन रहता है उसका। एंड आई थिंक यही कारण है रिसेंटली आपको जो है वो ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से भी ए ग्रेड आर्टिस्ट की रिसेंटली, हाँ जी, मेरे को ए ग्रेड आर्टिस्ट। सर्वप्रथम तो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, इतनी बड़ी आपको उपलब्धि मिली। जी शुक्रिया। उसके बारे में मतलब कैसा लगता है कि जब अचीवमेंट होती है? देखो ये अपने आप में बहुत एक प्राउड की बात होती है हर कलाकार में, हर शास्त्रीय संगीत के कलाकार में। उसका एक जैसे बॉलीवुड में जाना सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है, तो हर शास्त्रीय संगीत करने वाले के लिए रेडियो का ए ग्रेड मिलना बहुत एक अपने आप में सम्मान की बात है। और मुझे लगभग 8 साल लगे इसको अचीव करने में। पहले बी हाई ग्रेड होता है, पहले बी होता है, देन बी हाई, देन ए। तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन में बी हाई हो गया था, उसके बाद फिर सेकंड ऑडिशन में ए आ गया। जैसे मैंने कहा, थैंक यू सो मच। आप अमृतसर और पंजाब, इंडिया का जो नाम है वो इतना रोशन कर रहे हैं। एंड सर कुछ फाइनल टेक मैं आपसे चाहूँगा कि एक तो अमृतसर आपको लगता है कि कैसे इवॉल्व हो रहे हैं म्यूज़िक में और ओवरऑल भी, और यूथ को, म्यूजिशियंस को अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें तो? सबसे पहले तो हम बात करें अमृतसर शहर की, जो मेरा अपना शहर है। अमृतसर बहुत ही एक रिच कल्चर वाला शहर, चाहे आप म्यूज़िक ले लीजिए, चाहे हेरिटेज ले लीजिए, चाहे कोई भी आर्ट ले लो। हमारे यहाँ से कितने सारे एक्टर्स निकल गए हैं, सिंगर्स निकल गए हैं। तो जो मेरी एक विज़न है अमृतसर को लेके, वो ये है कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अमृतसर में कोई ऐसी स्पेस हो जहाँ पे सिर्फ शास्त्रीय संगीत हो। क्योंकि हर जगह आजकल बहुत सारे क्लब्स हैं, वहाँ पे लाइट म्यूज़िक तो हो ही रहा है किसी भी फॉर्म में, बैंड्स के फॉर्म में या जैसे भी हो। तो एक अमृतसर में मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी जो डीसी साहब हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं, वो मिलके एक ऐसी स्पेस क्रिएट करें, और मेरा उसमें 110% योगदान रहेगा
कि मैं चाहता हूँ कि बाहर से कोई आर्टिस्ट यहाँ पे आए, हमारे बच्चों को एजुकेट करें, हमारे जो यूथ है उन तक शास्त्रीय संगीत पहुँचाए, और उसमें मेरा 100% योगदान रहे। और इस शहर की जो एक जो रिच कल्चर है उसको हम मेंटेन करके रखें, प्रिजर्व करके रखें। अमृतसर में सिर्फ एक संस्था है, श्री लक्ष्मी नारायण राग सभा, जो पिछले अराउंड 100 साल से भी ऊपर इस सेवा को निभा रही है, बट उनके अलावा और कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है वो हमारे म्यूज़िक से जुड़े, और अमृतसर के जितने भी कलाकार हैं वो एक यूनिटी में रहें, एक उनको एक साथ रहना चाहिए, और एक मिलकर एक म्यूज़िकलिटी एक शहर में पैदा करनी चाहिए, क्योंकि आर्ट में कंपटीशन नहीं होता। हाँ, एक और मैं बहुत अच्छी 2 लाइनें मैं बोलता हूँ कि दैट कंपटीशन इज़ फॉर द हॉर्सेस नॉट फॉर द आर्टिस्ट। तो जो रेस है वो घोड़ों की है, वो कलाकारों की नहीं है। तो सब मिलजुल कर प्यार से रहें और इस शहर को और हम आगे जितना हो सकता बढ़ाएं। एंड आई थिंक जो इस टाइम पे अमृतसर और पंजाब की स्थिति है, जैसे कुछ आसमान साहब ने एक बार गाने में बोला था कि नशे आने पड़ते पंजाबी को गुरु कर, तो काइंड ऑफ रियलिटी है इस टाइम पे। जितना ज़्यादा नशा पंजाब में हो चुके हैं, तो आई थिंक जितना ज़्यादा आर्ट की तरफ वापस आएंगे, जितना ज़्यादा इंडल्ज हो सकते हैं ये यूथ एक्टिविटीज़ में, उतना वैसे ही बेहतर होगा बिल्कुल अमृतसर के लिए। किसी भी देश या किसी भी शहर को तबाह करना, उसका कल्चर छीन लो तो बच्चे अपने आप ही ख़राब हो जाएंगे। तो हम कल्चर से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, हम वो कल्चर अडाप्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल उल्टा है। तभी आप देखो इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। अगर आप अपने रूट्स के साथ जुड़ेंगे ना, आपके शहर में क्राइम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट इतने सॉफ्ट हार्टेड मिजाज का होता है, क्यों किसी को थप्पड़ मारने से भी बेचारा डरता है, तो वो किसी का क्राइम कैसे करेगा। तो अगर सब में वैसा दिल हो जाए, और वो हेल्प करेगा सिर्फ ध्यान और शास्त्रीय संगीत, और वो सब एक अच्छे गुरु से और एक अच्छे समाज से बने। एंड एस्पायरिंग म्यूजिशियंस के लिए अच्छा गुरु चुनो, और इतना रियाज करो कि मतलब आपको कोई पिछाड़ ना सके। क्योंकि हम शॉर्ट वो जो छोटे छोटे जो हमारे रिजल्ट्स हैं ना, उसके पीछे भागते हैं कि आज मेरा शो बड़ा अच्छा हो गया, अब कल के बारे में क्या होते हैं। अगर आप एक बार अच्छे बन गए तो आप सदा के लिए अच्छी हो। कर्म योगी बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, अपना प्रीशियस टाइम लेने के लिए। सो उम्मीद है आपको मज़ा आया आज। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। एंड वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टाइमलेस अमृतसर का और आपका, कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे आज बात करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।